तो आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझने से पहले हम जरा हीट कैपेसिटी को समझ लेते हैं। तो हीट कैपेसिटी को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट रखा हुआ है। चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हम दो बीकर को लिए हुए हैं। इस बीकर के अंदर हमने वाटर रखा है। तो इस बीकर के अंदर वाटर भरा हुआ है और इस बीकर के अंदर हमने ऑयल भर दिया है। इस बीकर के अंदर जो वाटर है उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे थर्मामीटर रखा है और उसी तरह इस ऑयल का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमने यहाँ भी एक थर्मामीटर रखा है और दोनों बीकर्स के नीचे हमने बर्नर लगा दिया है ताकि हम इन दोनों बीकर्स को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों बर्नर को ऑन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अब ये दो बर्नर ऑन हो चुके हैं। तो ये दोनों के दोनों हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, किसे? अपने रिस्पेक्टिव सब्सटेंस को। अब एक बात याद रखिए कि दोनों के दोनों हमेशा इक्वल अमाउंट का हीट एनर्जी प्रोवाइड करने वाले हैं। इसका मतलब अगर यहाँ से आपको 400 कैलोरी का हीट एनर्जी मिलेगा इस वाटर को, तो इस बर्नर से भी इस ऑयल को 400 कैलोरी का हीट एनर्जी मिलेगा। अब हम स्टार्टिंग में ये अज्यूम करते हैं कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, यानी कि दोनों के दोनों मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पर है, यानी दोनों लिक्विड का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और दोनों को इक्वल अमाउंट का हीट एनर्जी मिल रहा है। अब कुछ समय बाद मानते हैं कि 2 मिनट बाद, यानी 2 मिनट के बाद हम देखिए वाटर है इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 27 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। वहीं पे हम ऑयल को देखते हैं तो उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 29 डिग्री सेल्सियस का हो चुका है। मतलब यहाँ पे जो वाटर है उसका टेम्परेचर अभी भी 27 ही है और ऑयल जो है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चुका है और हमें इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल करना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम इस बर्नर को बंद कर देते हैं। तो हमने इस बर्नर को बंद कर दिया। तो इससे क्या हुआ, मान लीजिए कि अब तक ये 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने के लिए इस बर्नर ने इस ऑयल को मानते हैं कि 800 कैलोरी का हीट एनर्जी दिया था और उतना ही 800 कैलोरी का हीट एनर्जी वाटर को भी मिला था, पर उसका टेम्परेचर सिर्फ 27 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ा। बट हमें दोनों का टेम्परेचर इक्वल करना है, तो हम इसे और थोड़ा हीट एनर्जी दे रहे हैं ताकि ये भी 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। हमने इसका बर्नर अभी भी ऑन रखा है तो इसे और हीट एनर्जी मिल रही है। अब कुछ समय बाद इसमें कुछ और हीट एनर्जी मिल गई, इसको कुछ और हीट एनर्जी मिल गई। मान लेते हैं कि इसे 1200 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी मिल गई और हमने देखा कि इसका टेम्परेचर भी अब हो चुका है 29 डिग्री सेल्सियस। तो हम इस बर्नर को भी बंद कर देते हैं। तो अब हमने इस बर्नर को भी बंद कर दिया। अब हम फाइनल जब देखते हैं तो हमें क्या मालूम पड़ता है, हमें ये मालूम पड़ता है कि वाटर ने ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया है एज कंपेयर टू ऑयल। यानी ऑयल ने, अगर हम हीट एनर्जी की बात करें तो ये QW हीट एनर्जी है वाटर का और ये QO हीट एनर्जी है ऑयल का, और हम देखते हैं कि वाटर ने ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया एज कंपेयर टू ऑयल। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ा, सेम टेम्परेचर तक जाने के लिए वाटर ने ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, वहीं पे ऑयल ने उतना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं किया सेम टेम्परेचर पर पहुंचने के लिए। तो इसका मतलब ये जो वाटर है इसका कुछ तो बहुत ज़्यादा होगा और इसका जो कुछ तो ज़्यादा है उसी को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो आइए हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं। द अमाउंट ऑफ heat energy absorbed by substance to increase its temperature by 1 degree Celsius is called its हीट कैपेसिटी। कहने का मतलब है कि अगर कोई सब्सटेंस कुछ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या करने के लिए, अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। कितना बढ़ाने के लिए? 1 डिग्री सेल्सियस। तो उसने जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया है उसी को हम कहेंगे उसकी हीट कैपेसिटी। वहीं पे अभी उसी एग्जांपल को, इसी डेफिनेशन को अगर हम इस वाटर के साथ देखें तो इस वाटर ने अपना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इस ऑयल से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा।
इसलिए यहाँ पे जो वाटर है इसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो हमको ये से समझ में आ गया कि जिसने ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया इक्वल टेम्परेचर पे, उसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे जिससे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक वाटर है जिस वाटर का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये वाटर बहुत ही गर्म है। अब इस गर्म पानी में हम 3 स्पीयर को डालने वाले हैं। सबसे पहला स्पीयर जो है वो आयरन का होगा, दूसरा स्पीयर कॉपर का होगा और तीसरा स्पीयर लीड का होगा। अब ये तीनों स्पीयर को हम इस पानी के अंदर डाल देते हैं। अब ये पानी गर्म है तो इसके अंदर जो 3 स्पीयर है वो क्या करेंगे, वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। सही बात है, हाँ, ये क्योंकि जो स्पीयर्स हैं इनका टेम्परेचर इस पानी के टेम्परेचर से कम ही होगा, तो ये लोग क्या करेंगे, इस गर्म पानी का हीट एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगेंगे। तो यहाँ पे ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो मतलब ये तीनों की तीनों को इक्वल अमाउंट का हीट एनर्जी मिल रहा है, क्योंकि तीनों की तीनों इसी पानी के अंदर है, तो तीनों को हीट एनर्जी सेम मिल रहा है। बट क्या ये तीनों के तीनों सेम अमाउंट में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे? नहीं। पिछले केस में हमने देखा था कि हर एक ऑब्जेक्ट का हीट एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे ये आयरन, कॉपर और लीड तीनों अलग अलग अमाउंट का हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाले हैं। अब सवाल ये है कि कौन कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया ये चेक करना होगा। तो हम देखेंगे कि किसने ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया है। तो इसे देखने के लिए हम एक वैक्स बेड लेते हैं। तो ये हमने एक वैक्स बेड लिया है। अब इस वैक्स बेड पे हम इन तीनों को डालेंगे, तो जो ज्यादा अंदर तक जाएगा मतलब उसने ही ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, बिकॉज जो ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो ज्यादा हीट एनर्जी देगा भी। तो अगर मान लेते हैं कि ये कॉपर ने ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, तो जो हम इस कॉपर को वैक्स बेड पे डालेंगे तो कॉपर उतना ही, जितना इसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया है उतना ही हीट एनर्जी इस वैक्स को देगा, और ये वैक्स उतना ही पिघलेगा और उतना ही अंदर तक ये कॉपर जाएगा। तो मतलब जो ज्यादा हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व किया होगा वो ज्यादा अंदर तक जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन ज्यादा अंदर तक जाता है। तो हमने यहाँ पे आयरन को डाल दिया वैक्स बेड पे, हम कॉपर को डाल दिया वैक्स बेड पे, और हम लीड को भी डाल दिया वैक्स बेड पे, और हम देखते हैं कि जो आयरन है वो ज्यादा अंदर तक जाता है, जो कॉपर है वो आयरन से थोड़ा कम अंदर तक जाता है, और सबसे कम अंदर तक गया है लीड। तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि आयरन ने बहुत ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया है। याद रखिए तीनों का टेम्परेचर हमेशा इक्वल है, इसमें तीनों का टेम्परेचर इक्वल अमाउंट में था, तीनों का टेम्परेचर इक्वल था, बट हीट एनर्जी तीनों ने एब्जॉर्ब की थी वो अलग अलग थी, जैसा कि हमने पिछले केस में देखा था। दोनों का टेम्परेचर सेम था, वाटर और ऑयल का टेम्परेचर सेम था, बट दोनों ने एनर्जी जो एब्जॉर्ब की थी वो अलग अलग थी। तो यहाँ पे भी तीनों का टेम्परेचर सेम है, हम लोग ने जब बाहर निकाला तो तीनों का टेम्परेचर सेम रखा था, बट हमने जो हीट एनर्जी चेक किया तो हमें मालूम पड़ा आयरन ने ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया था। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे आयरन का सबसे ज्यादा हीट एनर्जी है, उससे कम कॉपर का है, और सबसे कम लीड का है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी किसकी हुई? आयरन की हुई। अब अगर ये हीट कैपेसिटी में हमने जिस सब्सटेंस को यूज किया है, अगर वो सब्सटेंस का मास, अब यहाँ पे हम मास की बात करें, अभी तक हमने हीट कैपेसिटी की बात की, अब हमने जो सब्सटेंस यूज किया अगर वो सब्सटेंस का मास 1 kg या फिर 1 ग्राम रहा, ध्यान से सुनिए, अगर इस सब्सटेंस का मास 1 kg या फिर 1 ग्राम रहा, इन तीनों सब्सटेंस का मास अगर 1 kg या 1 ग्राम रहा, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो अगर इन सब्सटेंस का मास यूनिट रहा, इन सब्सटेंस का मास क्या रहा? यूनिट रहा, तो हम इस हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। मतलब हीट कैपेसिटी ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, बस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जो हम सब्सटेंस यूज करते हैं उस सब्सटेंस का मास यूनिट होता है। यूनिट का मतलब या तो 1 kg होगा या तो 1 ग्राम होगा। अगर 1 kg रहा तो जो ऐसा यूनिट होगा वो जूल में मापा जाएगा, हीट एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होगा वो जूल में मापा जाएगा, और अगर वो ग्राम हुआ तो हीट एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है वो कैलोरी में मापा जाएगा। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो अगर आपको हीट कैपेसिटी को, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझना है तो उसका डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? यूनिट मास। मतलब अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को, कोई एक सब्सटेंस को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं,
क्या करने के लिए? रेस करने के लिए। क्या रेस करना है आपको? उसका टेम्परेचर रेस करना है। और जो सब्सटेंस है वो यूनिट मास का है और कितना रेस करना है उसका टेम्परेचर? 1 डिग्री सेल्सियस। तब उस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को आप कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। याद रखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप स्मॉल c से डिनोट करते हैं। और अगर बात फॉर्मूले की है तो इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू क्यू अमाउंट का हीट एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया है अपॉन में कुछ टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो उसे हम डिवाइड करेंगे। साथ ही साथ पर यूनिट मास है तो यहाँ पे यूनिट मास के लिए हम m रखेंगे। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनता है C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन m इंटू डेल्टा टी। याद रखिए ये जो यहाँ पे C है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये जो Q है ये है हीट एनर्जी, जो टोटल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो, और m जो है ये m है मास ऑफ सब्सटेंस, और जो डेल्टा टी है वो उसका कितना टेम्परेचर बढ़ा है वो है। तो इससे हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला डिराइव होते हुए मिलता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अगर इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा हेर फेर करें तो आपको ये फॉर्मूला कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा, Q इज इक्वल्स टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। आपने क्या किया, बस ये जो दो यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं इनको वहां भेज के आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो Q इज इक्वल्स टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी आपको मिलता है। तो इस तरह से भी इसे हम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं C का ऐसा यूनिट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जूल है, अगर इस जूल का सॉरी यहाँ पे एनर्जी है और हमें मालूम है हीट एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, माफ करिए मैंने पहले ही जूल बोल दिया। तो ये जो हीट एनर्जी इसका ऐसा यूनिट जूल है और अपॉन में जो मास है, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी होता है। और टेम्परेचर है, टेम्परेचर का 2 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट बनता है जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। और अगर इसके सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट क्या होगा? जूल का कैलोरी हो जाएगा, केजी का ग्राम हो जाएगा और डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो यहाँ पे इसके दो यूनिट है, एक ऐसा यूनिट जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस और सीजीएस यूनिट कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे एक टेबल है जिस टेबल में अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखी हुई है। याद रखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक कांस्टेंट वैल्यू है, हर सब्सटेंस के लिए, हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पे वाटर का आपको दिया हुआ है 1, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे पहले दिया है जो कि 1 है। वहीं पे आप पैराफिन ऑयल का देखेंगे तो 0.54 है, केरोसिन का 0.52 है और ऐसे ही डिक्रीजमेंट में दिया हुआ है। यहाँ पे आयरन का सबसे, देखिए आयरन का कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा दिया हुआ है हीट कैपेसिटी, और कॉपर का देखिए कम दिया हुआ है आयरन से, और जो लीड था वो लीड का सबसे कम है, इतना कम कि इस टेबल के अंदर भी वो नहीं आया। ठीक है, अब नहीं आया मैं आपको बता दूं उसका जो लीड है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.03 में समथिंग कुछ होता है। ओके, यानी कि इस मर्क्यूरी से भी कम।